Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain, and today we shall be starting the chapter number 4 of our book, which is Strategy of Industrial Growth from 1947 to 1990. ओके तो अगर हम लोग देखने जाते हैं तो चैप्टर नंबर 3 to 5 चैप्टर जो हैं आपके, वो बेसिकली एक चैप्टर था, बल्कि कुछ बुक्स में तो 2 to 5 जो चैप्टर्स हैं वो सारा एक चैप्टर था, लेकिन इस बुक में उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग 2 या 3 वीडियोज़ में जल्दी से फिनिश करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. अब देखिए इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है ये देखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. कोई भी कंट्री हो, ठीक है, अभी आगे आप पढ़ेंगे तो जो भी कंट्री इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है. ठीक है ना, आप देखते हैं जिस कंट्री के पास इंडस्ट्री सबसे अच्छी है वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में पहुंच चुकी है. आप चाइना की बात कर लें, ठीक है, वहाँ क्या है, इंडस्ट्रियल बेस उसका बहुत अच्छा है ना. ठीक है, तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं. सबसे पहले एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब देखिए एपिसेंटर का मतलब होता है कि मेन सेंटर. ठीक है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन सेंटर है किसी भी कंट्री के लिए वो कहाँ से आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से. आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री आजकल एक मुहिम चला रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया. ठीक है ना, उसका मतलब क्या है कि वो क्या करना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में बढ़ावा देना चाह रहे हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, अब देखिए जैसे जैसे आपका जीडीपी बढ़ती है उसी के हिसाब से आपकी इकोनॉमी भी बढ़ती है. ठीक है, अब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करता है कि एग्रीकल्चर जो हमारा आज के टाइम पे इंजन ऑफ ग्रोथ है, बेसिक इंजन ऑफ ग्रोथ है, यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई है उसको रिप्लेस करते करते, ठीक है ना, और इंडस्ट्री में लेके आता है लोगों को. ठीक है, और कैसे लेके आता है, देखिए क्या होता है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं वीट. ठीक है, एग्रीकल्चर से हमने वीट उगाया, ठीक है, और घर पे उसको आटा बना लिया. लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसी वीट से आटा भी बनेगा, मैदा भी बनेगा और रवा भी बनेगा. ठीक है ना, तो एक ही प्रोडक्ट से आपने बहुत सारे प्रोडक्ट किससे बना दिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू. ठीक है ना, तो क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एक वाइड रेंज ऑफ वेराइटी आपको या वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है. ठीक है, फिर क्या होता है कि एग्रीकल्चरल गुड्स की जो डिमांड होती है और हमारी जैसे इनकम बढ़ती है वो बहुत ही मॉडेस्ट होता है. उसका अगर हम देखें जो हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम होता है. यानी कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है आप गेहूँ ज़्यादा खाना या आटा ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे या चावल ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे. हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जिसकी इनकम बढ़ जाती है वो आटे की जगह मैदा की जगह रवा, इस तरह की चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देता है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से. ठीक है ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का बेसिक सेंटर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री क्या है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. अगर आप देखें कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मील, उसमें क्या होता है बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व. अब देखिए इंडस्ट्री ने बेसिकली क्या किया कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था जिस पे बहुत ज़्यादा बर्डन था उसको कुछ कम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जो लेबर थी उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाने की कोशिश की. ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जैसे जैसे हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ी, यानी कि जो कहते हैं हम लोग मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी. तो इससे क्या हुआ, इससे ज़्यादा लोग रिलीज़ हुए एग्रीकल्चर से. ठीक है ना, एग्रीकल्चर में कम लोगों की ज़रूरत रह गई क्योंकि जहाँ 10 लोग लगते थे वहाँ 2 लोग या 3 लोग में ही काम हो रहा है, मशीन से काम हो रहा है बाकी. ठीक है ना, तो क्या हुआ, ओनली ऑक्यूपेशन जो उसके बाद बचा, सर्विस सेक्टर एक लिमिट होती है और सर्विस सेंटर की एक लिमिटेशन ये होती है किसी भी व्यक्ति को सर्विस सेक्टर में या टर्सरी सेक्टर में लाने की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि टर्सरी सेक्टर में आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है. ठीक है ना, जो सबके पास नहीं होती. ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, फिर उसके लिए फिर ज़्यादातर लेबर कहाँ जाती है, वो जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में. ठीक है, तो इंडस्ट्री सेक्टर हमारे एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा.
ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ वैसे हमारी मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि आप देखें कोई भी चीज़ें जिसमें मशीन्स यूज़ हो रही हैं, चाहे वो ट्रैक्टर्स का यूज़ हो, ठीक है ना, या जो फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ने का है, ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। आप केमिकल्स वगैरह देखें, आप ट्रैक्टर्स वगैरह देखें, कहाँ, तो ये सब क्या है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही तो हिस्सा है। नेक्स्ट इज इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। अब देखिए इम्पार्ट्स का मतलब ये होता है कि इन्वॉल्व्स, ठीक है ना, यानी कि जो डायनामिज्म है, डायनामिज्म मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है ये ग्रोथ प्रोसेस में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे अगर हम डिपेंड रहते तो क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो क्या होता, उसकी वजह से हम केवल ये कहते कि जो प्रोडक्शन है वो हम किसके लिए करते हैं? सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि डायनामिज्म नहीं है। अगर हमने लेट्स से गेहूँ उगाया तो हमने उसको सिर्फ आटा बना के खा लिया, मैदा के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो देखिए डायनामिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ प्रोसेस में डायनामिज्म आने से क्या हुआ है कि जो हमारा ह्यूमन लाइफ है उसको एक नया डायनामिक्स मिला है। कैसे मिला है? इसने बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी दी है किसको? कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है ना। कि अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन से, लेट्स से कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं तो रॉ मटेरियल से हम 50 तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक रॉ मटेरियल से कई तरह के प्रोडक्ट बने तो कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस आए ना यूज़ करने के, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? कंज्यूमरिज्म में एक डायनामिज्म आया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए क्या होता है, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो सबसे पहले वो किसको प्रमोट करता है? वो अर्बनिज्म को प्रमोट करता है, अर्बनाइजेशन को प्रमोट करता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ बढ़ा, ठीक है ना, शहरीकरण या नगरीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं वो बढ़ा, ठीक है। उसके मतलब देखिए जैसे जैसे शहरीकरण या नगरीकरण बनता है तो क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस किसके लिए हो जाते हैं? अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, आपने देखा होगा गांव में पहले मकान कैसे होते थे? पहले होते थे, उन्होंने कहा कि बस मिट्टी के लीपे हुए मकान होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ईंटों के बनने लगे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आप शहरों की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो सीमेंटेड और फिर उस पर प्रॉपर पेंट वगैरह सारा कुछ, टाइलिंग वगैरह, ये सारा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे सिविलाइजेशन बढ़ा। और उसके साथ में देखिए जैसे जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाते हैं अपने यहाँ, तो क्या होता है, आप ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ में ज़्यादा टच में आते हैं। तो एक दूसरे की जो लाइफ स्टाइल है जिसको हम लोग बोलेंगे, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर रहे हैं खुद को, ठीक है ना। तो क्या है, एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, या एक दूसरी इकोनॉमी जब हमारे यहाँ खुलती हैं तो हम एक दूसरे के कल्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के तरीक़ों को भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। अब देखिए आपने देखा होगा कि जब भी जहाँ भी लेट्स से इंडस्ट्री बनती है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर अच्छा हो जाता है, या जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहीं पे इंडस्ट्री बनती है। रीज़न समझो कि अगर आप देखें कोई इंडस्ट्री कहीं पे लगी है तो क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री वाले किसकी मांग करेंगे? रोड अच्छी हो जाए, क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प होगी। नेक्स्ट, ट्रेन फैसिलिटी अच्छी हो जाए, क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प होगी, ठीक है ना। और उसके बाद बैंकिंग सुविधाएँ अच्छी हो जाएँ, ठीक है ना, कि बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स वगैरह आ जाएं, या जो अगर सरकारी बैंक हैं तो वो अच्छी सुविधाएं देने लगे। उसके बाद कम्युनिकेशन में अच्छी चीज़, मतलब अगर स्पीड्स वगैरह हैं इंटरनेट वगैरह की, वो अच्छी हो जाए, क्योंकि उसकी भी उन्हें
ज़रूरत है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को अपने साथ में लेके चलता है। जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा लगेंगी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो साइन क्वा नॉन का होता है मतलब कि एक इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक सप्लीमेंट ऑफ ग्रोथ है। यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कोई भी कंट्री आप देखें, बड़ी से बड़ी कंट्री, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना खुद को डेवलप्ड नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो ये एक एसेंस ऑफ ग्रोथ है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये एसेंस ऑफ ग्रोथ है। यानी कि अगर आप देखते हैं बड़ी से बड़ी जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें आप, चाहे चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, ये सारी कंट्रीज़ किसकी वजह से डेवलप हुई हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इन्होंने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इंडिया में एक गलती ये हुई हमसे कि हम लोग सीधे सीधे प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में चले गए। यानी कि हम लोग किस में चले गए, हम लोग जो एग्रीकल्चर था उससे सीधे सीधे सर्विसेज में चले गए, ठीक है ना। वो आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसके लिए आप चिंता ना करें, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि मैं अभी कुछ ही देर में अपलोड करूँगा। थैंक यू।